वेलकम अगेन टू जियोपॉलिटिक्स पास्ट एंड द फ्यूचर। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जियोपॉलिटिक्स क्या है और हमने ये कहा था कि वो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, यानी कि वो इंट्रोड्यूस करता है हमारे चैनल को और हमने कई सारे पॉइंट्स को डिस्कस किए। बट फिर भी आप लोगों के दिमाग में, कईयों के दिमाग में ये सवाल आया होगा या नहीं आया है तो शायद आ जाएगा कि ज्योग्राफी को मैंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया नहीं, जबकि उसका नाम है जियोपॉलिटिक्स। इसका मतलब है ज्योग्राफी प्लस पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एसोसिएटेड विथ ज्योग्राफी। तो उसका लिटरल मीनिंग यही आता है कि जियोपॉलिटिक्स का मतलब ही यही हो सकता है कि ज्योग्राफी इज द मेन फैक्टर इन जियोपॉलिटिक्स। ज्योग्राफी के अलावा बाकी सब जो है साइड के फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन आया होगा, तो मुझे भी लगा कि शायद हाँ, इसके ऊपर एक वीडियो बना लेना चाहिए और मैंने भी उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया बिकॉज ज्योग्राफी के अलावा भी और कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं व्हेन वी डिस्कस अबाउट जियोपॉलिटिक्स। आज जो मैं कुछ पॉइंट देने वाला हूँ, ये पॉइंट्स उनको सफाइस करने वाले हैं और ये इन एडिशन टू ज्योग्राफी है। तो अगर हम ज्योग्राफी को 50% क्रेडिट देंगे जियोपॉलिटिक्स का, तो बाकी जो बचा हुआ 50% है वो इन पॉइंट्स को मिल जाएगा। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो पॉइंट्स है एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल है कि यही पॉइंट्स है, इनके अलावा और भी पॉइंट्स कोई चाहे तो निकाल सकता है इंटरप्रेट करते करते, क्योंकि इंटरप्रिटेशन का कोई एंड नहीं होता है। इंटरप्रिटेशन जो जितना चाहे उतना इंटरप्रेट कर सकता है। बट अकॉर्डिंग टू मी ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये मेन पॉइंट्स हैं अपार्ट फ्रॉम ज्योग्राफी। ज्योग्राफी नो डाउट is the main factor in geopolitics. Okay, so with this today let us begin with the video। जो हमने जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से हम अब यहाँ शुरू करने वाले हैं। So this is the part 2 of the part 1 video, that is introduction। आप इस वीडियो को इंट्रोडक्शन पार्ट 2 का नाम दे सकते हैं। ओके, सो लेट अस बिगिन। आज का वीडियो शुरू करते हैं उस एज ओल्ड कोटेशन के साथ में जो कि हमारे वीडियो के लिए सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है और हमारे वीडियो से वो डायरेक्टली रिलेटेड है, और वो है ये कोटेशन, ज्योग्राफी इज डेस्टिनी, या फिर ज्योग्राफी बिकम्स डेस्टिनी ऑफ ए नेशन, या फिर ज्योग्राफी डिटरमाइंस द डेस्टिनी ऑफ ए नेशन। ये है कोटेशन। इस कोटेशन से दो लोगों को एसोसिएट किया गया है और इन दोनों को क्रेडिट दिया जाता है अलग अलग स्कॉलर्स के द्वारा, पर मैं उसमें जाने वाला नहीं हूँ। मैं इन दोनों फिलोसोफर्स को मेंशन करूँगा ताकि दोनों को क्रेडिट मिले और दोनों हमारे लिए भी रेलिवेंट है जानने के लिए, कोई एक छूट ना जाए। ठीक है, पहले फिलोसोफर का नाम है इब्न खाल्दून, जो कि ट्यूनीशिया के फिलोसोफर थे और ये पैदा हुए थे 1332 में। सेकंड फिलोसोफर का नाम है एब्राहम वर्गीस, जो कि एक अमेरिकन फिलोसोफर थे और इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है। पहले फिलोसोफर ने एक्चुअली एक क्वेश्चन की तरह इन्होंने पूछा था और उन्होंने ये कहा था, इज ज्योग्राफी डेस्टिनी? व्हाट डू यू थिंक? नाइदर ऑफ अस हैज चोजन टू कम इनटू द वर्ल्ड, नॉर कैन वी चूज वेयर वी आर बोर्न ऑन अर्थ। ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था और यही क्वेश्चन पूछते पूछते उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी थी। और हमारे जो दूसरे फिलोसोफर हैं जो कि अमेरिकन हैं, इनको भी क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने ये कोटेशन निकाला है, ज्योग्राफी इज डेस्टिनी। इनको आधे लोग जो है क्रेडिट देना पसंद करते हैं, बट ये दोनों लोग जो है रेलिवेंट थे, मतलब रेलिवेंट है, इस कोटेशन से रिलेटेड है। ये हो गया कोटेशन।
अब मैं उन पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला हूं जो कि ज्योग्राफी के अलावा इम्पॉर्टेंट है। सो हमारा पहला पॉइंट है कल्चर। कल्चर में मैं एग्जांपल देना चाहूँगा द एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड, यानी कि वो लोग जो इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इंग्लिश में वो बात करते थे और इंग्लिश में वो लिखते थे। अनलाइक इंडिया, हम यहाँ इंग्लिश इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमने इसे अडॉप्ट किया है, क्योंकि इंडिया जो है ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट हुआ करता था एक ज़माने में। लेकिन एंग्लो सैक्सन में वो कंट्रीज़ हैं जो पहले से इंग्लिश में बात करते हैं, उनका लिंग्वा फ्रांका जो है वो इंग्लिश है। ठीक है, लिंग्वा फ्रांका का मतलब होता है उस लैंग्वेज में मतलब कम्युनिकेशन करना। ओके, मतलब जो चलता हुआ लैंग्वेज, ओके, जो यूसेज में है। इनमें 5 कंट्रीज आ जाते हैं, यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये 5 कंट्रीज हैं एंग्लो सैक्सन कंट्रीज। मैंने इसको एग्जाम्पल क्यों दिया कल्चर में? मैंने इसको एग्जाम्पल इसीलिए दिया क्योंकि मुझे ये बताना है कि इनका जो कल्चर है, क्योंकि सेम है, सिमिलर है, इंग्लिश में बात करते हैं ये, इनको एक दूसरे को देखने का जो नज़रिया है वो अलग है। इनका जो फॉरेन पॉलिसी है वो पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है, क्योंकि ये एक दूसरे को आउटसाइडर की तरह नहीं देखते, ये एक दूसरे को रिलेटेड समझते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि इनका इंटीग्रेशन है, इसीलिए इनका एसिमिलेशन भी हो जाता है। यानी कि एक आदमी अमेरिका से जाके इंग्लैंड में सेटल हो सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लैंग्वेज बैरियर का इशू नहीं रहने वाला है, क्योंकि अमेरिका में भी इंग्लिश चलता है, इंग्लैंड में भी इंग्लिश चलता है। डायलेक्ट में डिफरेंस है, वो एक अलग पॉइंट है, बट इंग्लिश चलता है। उसी तरीके से एक अमेरिकन चाहने से ऑस्ट्रेलिया में जाके सेटल हो सकता है, या फिर एक ब्रिटिश चाहने से न्यूजीलैंड में जाके सेटल हो सकता है, और उन्हें ये फील कभी होगा ही नहीं कि वो कोई और कंट्री में आके सेटल हुए हैं। जैसे कि उन्हें जर्मनी में जाने से लगता कि हम एक नए देश में आ गए, क्योंकि वहाँ पे जर्मन बात करते हैं। ओके, सो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड है, इनका जो फॉरेन पॉलिसी है इंटीग्रेटेड है पूरी तरह से, ठीक है, और पूरी दुनिया से ये अपने आप को अलग देखते हैं एक दूसरे को, और ये नेक्स्ट लेवल है, ठीक है ना। पूरे दुनिया को वो एक्सक्लूड करते हैं, और पूरी दुनिया से एक्सक्लूड करते हुए अपने आप को वो देखते हैं लाइक ए फैमिली। ओके, तो इसीलिए उनका जो इंटीग्रेशन है वो नेक्स्ट लेवल है। इससे हमारा मेन पॉइंट निकलता है, और वो मेन पॉइंट ये है कि इन कंट्रीज़ का जो जियो पॉलिटिक्स होगा वो एक दूसरे के लिए अलग होगा और पूरी दुनिया के लिए अलग होगा। बिकॉज ऑफ द सिमिलर कल्चर, इनका जो जियो पॉलिटिकल बिहेवियर है ये इन्फ्लुएंस्ड होता है। ओके, एक दूसरे के लिए ये अच्छा सोचेंगे, इनके बीच में फ्रेंडशिप होगा, एलायंस बनेंगे, और किसी थर्ड कंट्री के लिए उनका व्यू पॉइंट सेम हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइना के लिए, ओके, ये एक दूसरे को लेके किसी थर्ड कंट्री को एनिमी की तरह देख सकते हैं, या फिर आउटसाइडर की तरह वो देख सकते हैं। ओके, उनके पास ये ऑप्शन रहेगा कि नहीं, हम फैमिली हैं और वो जो है वो एक आउटसाइडर है, वो एक एनिमी है, हमें उसको डिफीट करना है, वो हमारा जियोपॉलिटिकल राइवल है, ऐसा वो सोच सकते हैं। सो
बिकॉज ऑफ द कल्चर उनका जो है इंटीग्रेशन हुआ है, एसिमुलेशन होता है, जियोपॉलिटिकली वो लोग इंटीग्रेटेड हैं लाइक ए फैमिली, और दूसरे कंट्रीज से इनका जो है रिलेशनशिप आपस में वो नेक्स्ट लेवल है। ओके, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड पॉइंट, जो कि है टाइप ऑफ द कंट्री या फिर टाइप ऑफ द रिपब्लिक। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है जियोपॉलिटिक्स में कि एक कंट्री जो है ना वो किस टाइप का है। इसके लिए मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। ओके, एक्चुअली 2 एग्जांपल दूंगा, बट पहले एग्जांपल से हम दूसरे एग्जांपल में जाएंगे। ओके, फर्स्ट एग्जांपल है फ्रांस और इंडिया। ओके, फ्रांस और इंडिया जो है दोनों डेमोक्रेसी है। तो ये दोनों किस टाइप के कंट्री हुए? दोनों डेमोक्रेसी हुए। ओके, अब देखते हैं कि ये क्या सोचते हैं। फ्रांस अपने आप को फ्रेंच रेवोल्यूशन से इमेजिन करता है। ओके, और इंडिया अपने आप को इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेके इमेजिन करता है। और दोनों का हिस्ट्री में एक प्रीवियस गोल ये रहा है, फ्रांस का रहा है कि एक रिपब्लिक बनाना है, पीपल को पावर देना है। इंडिया का भी सेम गोल था कि एक रिपब्लिक बनाना है और पावर जो है वो पीपल के हाथ में रहे। ओके, तो वहाँ पे लुइस 16 गए और यहाँ से ब्रिटिश गए। ओके, इस तरह से दोनों रिपब्लिक बने, दोनों डेमोक्रेसी के फेवर में है और दोनों के यहाँ पीपल को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ओके, और दोनों टोटलिटेरियन स्टेट के अगेंस्ट में, या कह सकते हैं एंटी कॉलोनियल थिंकिंग इनका है। दोनों एक दूसरे को अच्छा समझते हैं। फ्रांस और इंडिया फ्रेंड्स बन सकते हैं। ओके, और दोनों एलाइज भी बन सकते हैं, बट फिलहाल है नहीं। बट मैं ये कह रहा हूं कि दोनों एक दूसरे को फ्रेंड्स की नज़र से देखते हैं। एलाइज बनने का जो प्रोस्पेक्ट है वो क्लोज नहीं है। दोनों एक दूसरे को लेके कुछ यूनियन बना सकते हैं, कुछ ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। ओके, ये था। तो क्योंकि इनका जो टाइप है वो सेम टू सेम है, इसीलिए इनका जो है जियोपॉलिटिक्स एक दूसरे को लेके पॉजिटिव रहेगा या पॉजिटिव है। ऑन दी अदर हैंड इसका एक एक्सेप्शन भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सेकंड वाला है जो मैं अभी कह रहा था, चाइना एंड दी सोवियत यूनियन। चाइना और सोवियत यूनियन दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज थे और इसी सेकंड पॉइंट के हिसाब से दोनों सेम टाइप के कंट्री थे। बट सोवियत यूनियन के ज़माने में सोवियत यूनियन और चाइना के बीच में वो फ्रेंडशिप या वो रिलेशनशिप नहीं था जो सेकेंड पॉइंट के हिसाब से हम एक्सपेक्ट करते हैं या फिर आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कम्युनिस्ट हैं तो दोनों फ्रेंड्स होंगे ही। बट उनके बीच में कुछ टेरिटोरियल इश्यूज थे, डिस्प्यूट्स थे। टेरिटरी के अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज छोटे मोटे थे जिनकी वजह से उनका जो है फ्रेंडशिप हो नहीं पाया था उस जमाने में। ओके, तो ये एक एक्सेप्शन है, ये रूल नहीं है। बट रूल वही है कि एक कंट्री किस टाइप का है। जो जिस टाइप का होता है वो उसी टाइप के कंट्री के साथ में फ्रेंडशिप करता है। उनका जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर इंक्लाइंड होकर रहता है। ओके, एक डेमोक्रेटिक कंट्री दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ में फ्रेंडशिप करेगा, एलाइज भी बनेगा। एक कम्युनिस्ट कंट्री दूसरे कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ फ्रेंडशिप करेगा, एलाइज भी बनेगा। ये एक एक्सेप्शन था चाइना और सोवियत यूनियन का। ऐसा एक्सेप्शंस दुनिया में और कहीं भी हो सकता है। इनका टेरिटरी को लेके प्रॉब्लम था, ये इनका स्पेसिफिक प्रॉब्लम था। लेकिन
फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका में, या फिर आपका मतलब जो सदर्न अफ्रीकन स्टेट्स हैं उनके बीच में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या फिर आपका साउथ अमेरिका को ले लीजिए, वहाँ पे कुछ इश्यूज हो सकते हैं। वहाँ पे टेरिटरी को नहीं लेके कुछ और, जैसे कि टेररिज्म या एनीथिंग एल्स, जैसे आपका स्मगलिंग वगैरह हो गया, इन सब को लेके कुछ इश्यूज हो सकते हैं सेम टाइप ऑफ कंट्रीज के बीच में। तो ये जो एक्सेप्शन है, मैं ये बता रहा हूँ कि सेम टाइप ऑफ कंट्रीज होने के बाद भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, और उसका कोई भी वजह हो सकता है, चाहे वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो, या फिर टेररिज्म हो सकता है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, ये एक एक्सेप्शन है टू द सेकंड पॉइंट। अब हम जाते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, जो कि है नेवल पावर, यानी कि द पावर ऑफ द नेवी। हिस्ट्री में भी ये देखा गया है कि जिस कंट्री के पास एक पावरफुल, एक स्ट्रांग नेवी है, वो कंट्री पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता है, या फिर ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया पे अपना दबदबा बनाने का पावर रखता है। और जिसके पास भी एक पावरफुल नेवी रहा है हिस्ट्री में, उन्होंने अपने कॉलोनियल टाइम की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने पूरी दुनिया पे राज करने के लिए कोशिश किया है। तो अगर एक कंट्री के पास पावरफुल नेवी है, तो वो उसका जो जियोपॉलिटिक्स है, उसका जो फॉरेन पॉलिसी बनेगा, वो एक अलग लेवल का होगा। उनका जो भी पावर स्ट्रक्चर होगा कंट्री का, पूरी दुनिया में जो इन्फ्लुएंस होगा बिकॉज ऑफ द नेवी, वो डबल हो जाएगा। जी हाँ, मैं डबल हो जाएगा कह रहा हूं, क्योंकि नेवी से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके, मॉडर्न वर्ल्ड में भी मैं एग्जांपल दे सकता हूं, पहले तो था ही, अब भी है। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ बता सकता हूँ स्वेज कैनल क्राइसिस जो कि हुआ था। और मैं, आप जरा सोचिए इस बात को, एक छोटा सा पॉइंट है जहाँ से गुड्स जाते हैं कार्गोज में लोड होके, एशिया से यूरोप, यूरोप से एशिया। ओके, और वो जहाज में लोड होके वो उस स्वेज कैनल से होते हुए यूरोप जाते हैं। अगर वो कैनल कुछ दिन के लिए बंद हो जाता है, या फिर एक दिन के लिए भी अगर बंद हो जाता है ना, तो दुनिया में एक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। अगर कुछ दिन के लिए या महीनों के लिए बंद हो जाता है ना, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर में एक बहुत बड़ा झटका भी दे सकता है वो। ओके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ इफेक्ट हो जाएगा। कंट्रीज जिनके पास सामान है नहीं, वो दूसरे कंट्रीज से मंगा रहे हैं, अगर उनके पास सामान टाइम पे नहीं पहुंचा, हो सकता है कि वहां पे एक ग्लोबल लेवल का इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफे हो जाए। हो सकता है उनका जो कंट्री है आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए इकोनॉमिकली, भुखमरी आ जाए, वहाँ पे लोग मरने लग जाए, स्टारवेशन हो जाए, और वो एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन जाए। उसे हो सकता है कि IMF, वर्ल्ड बैंक सब मिल के भी उसको सॉल्व करने में कई साल लग जाए। एक बहुत बड़े लेवल का क्राइसिस हो सकता है अगर उस स्वेज कैनल का रास्ता जो है वो ब्लॉक हो जाता है तो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि समुंदर से आज भी सामान भेजा जाता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो इसी के बेसिस पे चल रहा है, क्योंकि किसी एक कंट्री के पास सारा सामान मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, हिस्ट्री में 2-3 कंट्रीज रहे हैं ऐसे जो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, जैसे कि अमेरिका के पास बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेस है, सोवियत यूनियन के पास बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेस था, चाइना के पास बहुत सारा रिसोर्सेस है। इनके पास एक्चुअली ज़रूरत का जो भी इनको चाहिए 90% इनके पास रहता है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर से मंगवाना पड़ता है। बट ये भी एक्सेप्शन ही है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नेवी का जो रोल है ये आज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने पूरा पॉइंट समझाया
लेकिन इसमें दो सबसे मेन एग्जाम्पल को बिना दिए ये पॉइंट खत्म नहीं हो सकता है। ओके, पॉइंट नंबर 1 है यूएस नेवी। यूएस नेवी अपने आप को दुनिया का सबसे पावरफुल नेवी कहता है, और ये है भी अकॉर्डिंग टू मेनी मिलिट्री एक्सपर्ट्स, क्योंकि अमेरिका के पास अकेला 10 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, और अमेरिका जब भी चाहे ऑन ए शॉर्ट नोटिस दुनिया के हर कोने में एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर लेके खड़ा कर सकता है, और किसी भी मिलिट्री सिचुएशन में वो उसे हैंडल करने के लिए वो बहुत ज़्यादा रेडी है। ओके, एयरक्राफ्ट कैरियर जो है बहुत कुछ बदल देता है नेवी के रिस्पेक्ट में। ओके, इसमें एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जो हमारा पर्शियन गल्फ है ना, पर्शियन गल्फ जो कि ईरान के नीचे में है, वहाँ से जो सामान आता जाता है, कल को अगर ईरान के साथ में कोई लफड़ा होता है तो अमेरिका चाहने से वहाँ अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा कर देगा, वहाँ पे ब्लॉकेज कर सकता है, ईरान में इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, तो अपना पावर अमेरिका जाके ईरान को दिखा सकता है पर्शियन गल्फ में, बिकॉज ऑफ द एयरक्राफ्ट कैरियर एंड ऑल्सो अदर शिप्स ऑल्सो, फ्रिगेट्स वगैरह हैं और भी हैं बहुत सारे शिप्स। बट ये मेन पॉइंट था, बिकॉज ऑफ द यूएस नेवी अमेरिका का जो पावर है वो 10 टाइम्स ज़्यादा है। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि बिकॉज ऑफ द यूएस नेवी दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री हम अमेरिका को कह सकते हैं। अदरवाइज अगर देखा जाए नेवी के अलावा दूसरे कंट्रीज के पास भी बहुत कुछ है। ओके, जैसे चाइना का एग्जांपल ले लीजिए, या रशिया के पास भी बहुत अच्छा पावरफुल मिलिट्री है। ओके, बट यूएस नेवी जो है इस पर्टिकुलर मामले में, खास करके एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में आगे निकल जाता है बाकी कंट्रीज से। सो दिस इज द नेवल पावर ऑफ अमेरिका एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज गिविंग पावर एंड एज टू अमेरिका ओवर अदर कंट्रीज, और इसकी वजह से अमेरिका जो है वो एक पावरफुल कंट्री बनता है, अपना एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी वो एग्जीक्यूट कर सकता है कॉन्फिडेंट तरीके से। अब आता है हमारा सेकेंड पॉइंट, एग्जाम्पल नंबर 2, वार्म वाटर पोर्ट, यानी कि वो बंदरगाह जो साल के 12 महीने फंक्शनल रहेगा, ऑपरेशनल रहेगा, यानी कि एक ऐसा बंदरगाह जो विंटर के महीने में फ्रीज नहीं होगा, और उसमें से शिप आ पाएगा, शिप जा पाएगा, सबमरीन्स आ पाएगा, सबमरीन्स जा पाएगा। मैं सबमरीन और शिप को दोनों को इसीलिए मैंने मेंशन किया है क्योंकि शिप जो है कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और सबमरीन जो है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सबमरीन का मूवमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जस्ट लाइक शिप। ओके, इसमें मैं एग्जाम्पल दूंगा रशियन नेवी का। रशियन नेवी का एक बहुत पुराना प्रॉब्लम है वार्म वाटर पोर्ट का प्रॉब्लम। इसको सबसे पहले रशिया के जो जार थे पीटर द ग्रेट, उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग को जब बनाया था, रशिया का पहला वार्म वाटर पोर्ट दिया था, जो कि रशियन नेवी को यूरोप में एक एक्सेस देता था, और ये रशिया को पावरफुल बनाया इन द कंटेक्स्ट ऑफ द यूरोपियन पावर्स। ओके, अब रशियन नेवी यूके तक भी जा सकता था बिकॉज ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग। हालांकि उस समय नाम अलग था सेंट पीटर्सबर्ग का, बट स्टिल आज का नाम मैं ले रहा हूँ सेंट पीटर्सबर्ग। ओके, उनके नाम पे ही है, पीटर द ग्रेट के नाम पे ही है वो शहर सेंट पीटर्सबर्ग। तो सेंट पीटर्सबर्ग की वजह से रशियन नेवी जो है एक मतलब पोर्ट पाया। ओके, वार्म वाटर पोर्ट। इसके अलावा और दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, एक है कलिनिनग्राड, रशिया का एक्सक्लेव जो यूरोप में लोकेटेड है वो, ये भी एक वार्म वाटर पोर्ट है। और तीसरा है व्लादिवोस्टॉक, जो कि फार ईस्ट में लोकेटेड है, जापान के कोस्ट पे। ओके, ये भी
वार्म वाटर पोर्ट है, साल भर ये भी काम करता है। तो रशिया के पास ये 3 इंपॉर्टेंट वार्म वाटर पोर्ट्स हैं। ओके, ये 3 वार्म वाटर पोर्ट्स हैं। इनके अलावा और भी 1-2 हो सकते हैं एक्चुअली, बट ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूँ रशियन नेवी इज इक्वली पावरफुल एज द अमेरिकन नेवी। बट ये जो सेकंड पॉइंट है वार्म वाटर पोर्ट, इसके हिसाब से रशियन नेवी का पावर में एक लिमिटेशन आता है। ये एक लिमिटेशन, रशिया के पास गिनती के 3-4 वार्म वाटर पोर्ट्स हैं। ओके, गिनती के 3-4, बट अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा है। ईस्टर्न कोस्ट में भी है, वेस्टर्न कोस्ट में भी है, फैला फैला है दूर दूर तक। ओके, तो वार्म वाटर पोर्ट में अमेरिका के पास एक एडवांटेज है। ओके, और सबमरीन को अगर देखा जाए तो दुनिया का लार्जेस्ट सबमरीन वो रशिया के पास है। रशिया के पास अपने कुछ रीजन्स हैं जो उनको एडवांटेजेस पोजीशन पे लेके जाते हैं। तो यूएस नेवी और रशियन नेवी को अगर हम कंपेयर करें तो एक ही डिफरेंस आ जाता है आपका एयरक्राफ्ट कैरियर का, जहाँ पे अमेरिका को एक एज मिल जाता है। बट रशिया के पास भी दुनिया का लार्जेस्ट सबमरीन है, वहाँ पे रशिया को एक एज मिल जाता है। बट अमेरिका के पास वार्म वाटर पोर्ट ज़्यादा है, रशिया के पास लिमिटेड नंबर्स है, 3-4 हैं बट लिमिटेड है। ओके, तो ये एक लिमिटेशन आ जाता है। तो रशिया का जो नेवल पावर है उसमें हल्का सा लिमिटेशन वो ऐड कर देता है। आप इसको सोच के देखिए ना, अगर 3-4 की जगह अगर 0 होता उसके पास, रशिया के पास, तो नेवल पावर जो है वो 10 टाइम्स कम होता। लेकिन अब रशिया जो है दुनिया में कहीं भी सेल कर सकता है। एटलीस्ट 3 पोर्ट तो उनके पास है ना, एक यूरोप को एक्सेस देता है। ओके, दूसरा वाला भी यूरोप को एक्सेस देता है और तीसरा वाला जो है वो जापान की तरफ है। ओके, तो ये है, तो ये जो है नेवल पावर की वजह से। हाँ, एक बात इसमें मैं मेंशन करना चाहूँगा कि रशिया के पास जो है आइस ब्रेकर्स जो है ना दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो अभी जैसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो आर्कटिक पोल है जो नॉर्थ में लोकेटेड है, अब जो है आइस धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, और वो जो मेल्ट होने की वजह से जो पानी बनने जा रहा है, ओके, सी लेवल तो इंक्रीज हो ही रहा है ना, तो जो पानी निकल रहा है आइस फ्रीज होने के बाद, वहाँ पे बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज है। और रशियन नेवी के पास ना आइस ब्रेकर्स दुनिया का सबसे लार्जेस्ट नंबर्स में है। तो यहाँ पे भी एक एज मिल जाता है रशिया को। एनीवे, थर्ड पॉइंट हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर दिए। पॉइंट मेरा सिर्फ इतना था कि जिसके पास एक पावरफुल नेवी है ना, वो पूरे दुनिया के ऊपर एक इन्फ्लुएंस दे सकता है, कर सकता है। अपना जियो पॉलिटिक्स में वो काफ़ी ऊपर होगा, टॉप 5 में होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, ये हमारा थर्ड पॉइंट था। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा फोर्थ पॉइंट, जो कि है लैंड लॉक्ड और नॉट, या फिर ये कह दीजिए वेदर ए कंट्री लैंड लॉक्ड और नॉट। ओके, यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल दूंगा, कजाकिस्तान और मंगोलिया। कजाकिस्तान मंगोलिया दोनों लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड का मतलब होता है कि एक कंट्री जब समुंदर से कटा हुआ होता है, यानी कि कोई भी साइड से समुंदर लगा नहीं रहता है और उसके चारों तरफ जो है कंट्रीज से वो घिरा हुआ होता है। ओके, इंडिया का जैसे एक्सेस है, अरेबियन सी में भी है, बे ऑफ बंगाल में भी है, इंडियन ओशन में भी है, ऐसा नहीं है। जैसे हमारा हो गया ना अफगानिस्तान, उसी तरह से। ओके, जैसे कजाकिस्तान हुआ, मंगोलिया हुआ। ओके, कजाकिस्तान के बारे में मैं रेफर करते हुए इस पॉइंट को समझाऊंगा। सो लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ कजाकिस्तान। ओके, कजाकिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ओके, बिकॉज ऑफ द लैंडलॉक्ड नेचर ये रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। हालांकि और भी कंट्रीज के ऊपर वो डिपेंडेंट है जो साउथ में लोकेटेड है, वो भी सोवियत यूनियन के एक्स सोवियत कंट्रीज थे, बट मेनली वो रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसीलिए कभी भी कजाकिस्तान का एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं हो सकता है, जस्ट लाइक अमेरिका या फिर यूके। और वो एंटी रशियन कुछ भी वो करने के पहले 10 बार सोचेगा। मतलब उनका जो भी एक्टिविटीज होने वाला है वो रशिया के इंटरेस्ट के कॉन्ट्रारी नहीं जा सकता है, ये लिमिटेशन हो जाता है।
तो क्योंकि कजाकिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये उसके ऊपर एक लिमिटेशन डालता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशन तो कजाकिस्तान का जो है फॉरेन पॉलिसी अकॉर्डिंगली सेफ होगा और कजाकिस्तान का जो बिहेवियर है वो अकॉर्डिंगली चलेगा। ओके, तो लैंडलॉक्ड होना इटसेल्फ एक कंट्री का जियोपॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस डाल सकता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम कजाकिस्तान के साथ अमेरिका को कंपेयर करें, अमेरिका का तो दोनों तरफ पानी है, लैंडलॉक्ड नहीं है, उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये किसी एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने वाले। तो अमेरिका को वो फ्रीडम मिल जाता है, वो फ्रीली एक्ट कर सकते हैं जैसा चाहे वैसा। कल को अगर कनाडा के साथ या फिर मैक्सिको के साथ अगर प्रॉब्लम हो भी जाता है, अगर वो उनसे बात नहीं भी करते हैं तो यूरोप के साथ कंटिन्यू वो अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते रहेंगे, उनके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। ओके, ये था हमारा चौथा पॉइंट। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा फिफ्थ पॉइंट, जो कि है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द स्टेट, या फिर आप कह सकते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द स्टेट, यानी कि एक कंट्री कितना अमीर है या फिर कितना गरीब है। ओके, यहाँ मैं एग्जांपल देना चाहूँगा G7। G7 इस ग्रुप में दुनिया के 7 बड़े इकोनॉमीज हैं और ये साल में एक बार मीटिंग करते हैं, और ये जो कंट्रीज हैं इनका G7 में होने का सिर्फ एक ही रीजन है, या फिर आप ये कह सकते हैं द ओनली एंड ओनली रीजन जिसके वजह से वो G7 में है, वो रीजन सिर्फ एक ही है कि इनके पास पैसा बहुत है या फिर इनका इकोनॉमी जो है बहुत लार्ज है। एक ही रीजन की वजह से वो G7 का मेंबर है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो G7 को या फिर एक ऐसा कोई भी ग्रुप बना सकते हैं, उसको वो नाम दे सकते हैं G7, और साल में वो एक बार जाके मीटिंग कर सकते हैं। ओके, चाय कॉफ़ी पी सकते हैं, एक दूसरे के साथ में बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, फोटो खिंचवा सकते हैं, आर्टिकल छपेंगे उनके बारे में, और फिर अपने अपने देश लौट जाएंगे। ओके, इट इज़ जस्ट लाइक ए वैकेशन कि चलो अब साल ख़त्म होने वाला है, दिसंबर में हम एक मीटिंग रख लेते हैं, चलते हैं एक बार अपने पुराने अमीर दोस्तों से मिल के आते हैं। ये इस तरह की मतलब बातचीत है। ओके, कि उनसे एक बार मिल के आते हैं, हाल चाल पूछ लेते हैं, क्या चल रहा है उनके देश में, हमारे देश में क्या चल रहा है, हम बताते हैं, ठीक है, और वहाँ बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे, नो डाउट अबाउट इट। तो इसका यहाँ मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा G7 के अलावा, साउथ कोरिया का रिलेशनशिप विथ अमेरिका। यहाँ पे देखिए, साउथ कोरिया छोटा बहुत है, एकदम छोटा सा कंट्री है अमेरिका के कंपैरिजन में, बट साउथ कोरिया का रिलेशनशिप जो है ना वो अमेरिका के साथ में वो एक अलग ही लेवल पे है, क्योंकि दोनों का इकोनॉमिक कंडीशन जो है ना वो सेम टू सेम है, यानी कि दोनों डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अच्छा, इसमें मैं कुछ कहना चाहूँगा, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होने से क्या होता है, जैसे कि मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका इकोनॉमिक कंडीशन जब अच्छा होता है एक कंट्री का, ओके, एक स्टेट का, तो वहाँ पे क्या होता है, सिटीजन्स को जो है हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलता है, सिटीजन्स को, ओके, हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलता है, और साथ में पर कैपिटा इनकम जो है वो भी हाई होता है। इसकी वजह से ओवरऑल जो लिविंग कंडीशन है एक डेवलप्ड कंट्रीज में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू वो कंट्रीज जो गरीब है। ओके, और इसी की वजह से उनका जो है रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। तो ये डायरेक्टली जियोपॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करता है कि एक अमीर कंट्री दूसरे अमीर कंट्री का फ्रेंड है, और वो चाहे तो कोई ग्रुप भी बना सकते हैं, द ग्रुप ऑफ द रिच नेशंस। ओके, चाहे आप उसको G7 बुलाइए, G8 बुलाइए, किसी और को बुला लीजिए, एक और मेंबर को फ्यूचर में, कुछ भी कर लीजिए, यू हैव द लिबर्टी टू डू दैट काइंड ऑफ थिंग। ओके, ये हो गया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा सिक्स्थ पॉइंट, जो कि है आइडियोलॉजी।
आइडियोलॉजी जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन रिस्पेक्ट टू जियोपॉलिटिक्स। आइडियोलॉजी यानी कि सोच विचार, या फिर ये कह सकते हैं सोच, उनका जो सोच है वो क्या सोचते हैं। ओके हमारे दुनिया में मेनली दो तरह के आइडियोलॉजीज हैं। ओके कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म कह सकते हैं। कैपिटलिज्म के साथ में डेमोक्रेसी को हम जोड़ के बात करते हैं। जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ कैपिटलिज्म ही होगा, और जहाँ कम्युनिज्म है आपका वहाँ डेमोक्रेसी हो नहीं सकता है। ओके सो ये है आइडियोलॉजी कि कौन सा कंट्री जो है किस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। यहाँ पे मैं देना चाहूँगा दो एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरियाज रिलेशनशिप विद द सोवियत यूनियन और रशिया, और दूसरा वाला हम अभी डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट वाले को पहले डिस्कस करते हैं। नॉर्थ कोरिया का रिलेशनशिप सोवियत यूनियन के साथ अच्छा इसीलिए था क्योंकि दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज थे और दोनों का जो है सोच वो एक जैसा था। दोनों के यहाँ आपका जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका जो है नेशनल ओनरशिप था या फिर पब्लिक ओनरशिप था, यानी कि जो मेन इंडस्ट्रीज होते हैं वो आपका गवर्नमेंट ओन करती है। ओके जैसे रेलवे हो गया, आपका मिनरल एक्सट्रैक्शन हो गया, वगैरह वगैरह। ओके तो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो नेशनलाइज्ड होते हैं। ओके और यहाँ पे उनका जो है क्या कहते हैं सोशल सिक्योरिटी उनका फोकस होता है। सिटीजन्स को सोशल सिक्योरिटी मिलता है, फ्री मेडिकल केयर वगैरह मिलता है। एटलीस्ट आइडियोलॉजी में तो यही है कि मिलना चाहिए। ओके इस तरह से दोनों का जो है सोच विचार है। ठीक है, और क्योंकि हिस्ट्री में ऐसे ही वो उनका रिलेशनशिप रहा है इसीलिए उनका रिलेशनशिप अच्छा है कह सकते हैं, फ्रेंड्स है कह सकते हैं, एलाइज है कह सकते हैं। ठीक है, हालांकि आज रशिया सोवियत यूनियन नहीं है, बट नॉर्थ कोरिया का जो रिलेशनशिप रशिया के साथ में है उसका जो रूट है ना वो सोवियत यूनियन से आता है। रशिया आज कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है, बट रशिया में आज भी कम्युनिज्म के बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे आपका मेडिकल केयर को ले लीजिए, या फिर आपका एजुकेशन को ले लीजिए, या फिर कुछ और एग्जांपल आप ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से नॉर्थ कोरिया का जो आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ है विद रशिया ये उनको जियोपॉलिटिकल फ्रेंड्स बनाता है, ना कि जियोपॉलिटिकल राइवल्स। ओके तो आइडियोलॉजी एक फैक्टर है जो जियोपॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी दोनों को इन्फ्लुएंस अच्छी तरह से करता है। आइडियोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, बट इसमें आपका सेकंड पॉइंट जो है वो एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में मैं देना चाहूँगा एक बेस्ट एग्जांपल, चाइना वर्सेस अमेरिका। अब देखिए आइडियोलॉजी के वजह से फ्रेंडशिप तो हो ही सकता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट आइडियोलॉजी के वजह से एनिमिटी भी हो सकता है या एनिमोसिटी भी हो सकता है। जैसे कि चाइना और अमेरिका के बीच में, चाइना और अमेरिका फ्रेंड्स हो नहीं सकते बिकॉज दोनों का जो सोच विचार है वो अलग है, दोनों का एग्जिस्टेंस कंप्लीटली डिफरेंट है। चाइना अपने आप को रेवोल्यूशन में देखता है, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन में देखता है, कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को फॉलो करता है। मार्क्स, एंजल, इनके जो राइटिंग्स हैं उन्हें वो पढ़ते हैं, लेनिन के जो राइटिंग्स हैं उन्हें भी वो रेफर करते हैं जब उनको लगता है कि इसे भी पढ़ के देखना चाहिए, यहाँ से भी कुछ आइडिया लाना चाहिए। और कम्युनिज्म को वो चाइनीज़ स्टाइल में वहाँ इम्प्लीमेंट वो करते हैं। तो बेसिकली वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं एज ए कम्युनिस्ट, और वो कम्युनिस्ट हैं। ऑन दी अदर हैंड अमेरिका अपने आप को देखता है अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस से,
और वो अपने आप को इमेजिन करता है एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो लड़े थे, एक संघर्ष किए थे, उन्होंने मिलके एक डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा, उन्होंने राइट्स दिए पीपल को। जो फेमस आपका कोटेशन है ना, ऑल मैन आर इक्वल, उस चीज़ को उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया काफ़ी ज़्यादा। ऐसे आइडियाज़ को वो इम्पोर्टेंस दिए जैसे कि डेमोक्रेसी हो गया, लिबर्टी हो गया, आपका रूल ऑफ लॉ हो गया, आपका जस्टिस फॉर ऑल हो गया, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्री स्पीच है, फ्री स्पीच में आपका प्रेस फ्रीडम आ जाता है, ऐसी सारी चीज़ें। ओके, इंडिविजुअल लाइफ को बेसिकली वो इम्पोर्टेंस देते हैं। इंडिविजुअल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन दी स्टेट, मतलब ये एक आइडिया है कि इंडिविजुअल के ऊपर स्टेट जो है कंट्रोल नहीं करेगा। इंडिविजुअल इज 100% फ्री, सब्जेक्ट टू सम माइनर रेस्ट्रिक्शंस, ऑफ कोर्स वो तो रहेंगे ही, बट इंडिविजुअल इज फ्री, लिबर्टी उनका कोई कंट्रोल नहीं करेगा। ओके, लिबर्टी से याद है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी वहाँ पे है। एनीवे, तो अमेरिका अपने आप को डेमोक्रेसी का बीकन मानता है और चाइना अपने आप को कम्युनिस्ट आइडेंटिफाई करता है। अमेरिका कहता है कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा डेमोक्रेसी हूँ, मेरे से अच्छा डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकता है, अपने आप को लीडर मानता है डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में, और इसी आइडियोलॉजी को वो दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करने की कोशिश करता है, जैसे कि अफ्रीका में कि डेमोक्रेसी ले लो, आ जाओ हमारे फ्रेंड्स बन जाओ वगैरह वगैरह। तो पॉइंट यही है कि आइडियोलॉजी के वजह से चाइना और अमेरिका कभी फ्रेंड्स नहीं बन सकते। पैसा फैक्टर नहीं है यहाँ पे। कल को चाइना अमेरिका से ज़्यादा अमीर भी हो सकता है, इकोनॉमिकली सरपास कर सकता है 2030 तक, जैसे कि कई सारे इकोनॉमिस्ट ने कहा है। ओके, बट पैसा होने की वजह से ऐसा नहीं हो सकता है कि वो एलाइज बन जाएंगे। पैसा चाइना के पास चाहे कितना भी आ जाए, बट क्योंकि उनका आइडियोलॉजी कम्प्लीटली डिफरेंट है, इसलिए वो अमेरिका के फ्रेंड नहीं बन सकते हैं। ओके, और इसी सेम वजह की वजह से ना अमेरिका के साथ में सोवियत यूनियन का भी एनिमिटी था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ने मिल के साथ में नाजी जर्मनी को डिफीट किया था एज एलाइज। एक ही ग्रुप में थे, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। बट जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, ख़त्म होते ही तुरंत जो रियलिटी है वो बाहर आ गया। उनका जो फ्रेंडशिप है वो धीरे धीरे डिजॉल्व हो गया, और जो हार्ड रियलिटीज़ है जैसे कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस वो साफ साफ दिखने लगा बर्लिन में। ओके, बर्लिन में कोल्ड वॉर हुआ, बर्लिन वॉल बन गया वगैरह वगैरह, बहुत कुछ हो गया। तो पॉइंट यही है, बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजी ओनली अमेरिका और सोवियत यूनियन जिस समय वो एग्जिस्ट करता था तब तक एटलीस्ट वो फ्रेंड्स या एलायंस तो नहीं थे। और उस एग्जाम्पल को हम यहाँ अप्लाई करके देख सकते हैं कि चाइना और अमेरिका भी कभी फ्रेंड्स नहीं बन पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो उनके बीच में है। अब आते हैं हमारे एक लास्ट पॉइंट पे, ओके, जो कि है अपना 7th पॉइंट। ये है प्रीवियस हिस्ट्री बिटवीन टू नेशंस या फिर प्रीवियस वार्स फॉट, ये कह सकते हैं। इसको मैं समझाता हूँ कि दो कंट्रीज के बीच में जब अच्छा रिलेशनशिप पहले से है तो वो आगे भी अच्छा रिलेशनशिप होगा, बट जब दो कंट्रीज के बीच में अच्छा रिलेशनशिप पहले से नहीं है, प्रीवियस हिस्ट्री में नहीं रहा है, तो आगे भी उसका नहीं होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसका एक एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं। अमेरिका का मैक्सिको के साथ में प्रीवियस हिस्ट्री अच्छा नहीं रहा है, इसीलिए अमेरिका में हमेशा इलेक्शन के समय एक डिबेट निकलता रहता है बीच बीच में,
डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहते हैं कि मैं मेक्सिको में जाके एक मैक्सिकन वॉल बना दूंगा जो अमेरिका और मेक्सिको को अलग अलग करेगा। मेक्सिको से जो लोग आते हैं माइग्रेशन करके उनको मैं बॉर्डर पे अटका दूंगा। ओके, उन्हें मैं घुसने नहीं दूंगा, इलीगल तरीके से वो आते हैं वगैरह वगैरह। ऑन दी अदर हैंड जब हम देखें अमेरिका का रिलेशनशिप विथ कनाडा वो पॉजिटिव रहा है। ओके, तो अमेरिका के नॉर्थ में जो कंट्री है कनाडा, उसके साथ में अमेरिका का जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो पॉजिटिव हिस्ट्री में जाएगा और वो अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। बट ऑन दी अदर हैंड अमेरिका का मेक्सिको के साथ में अच्छा रिलेशनशिप था नहीं, इसकी वजह से आज भी अच्छा नहीं है। एटलीस्ट फ्रेंड्स तो नहीं है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हो सकता है वगैरह वगैरह हो सकता है, बॉर्डर लगा हुआ है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट प्रीवियस हिस्ट्री के वजह से उनका आज का जो कंडक्ट है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है बिकॉज ऑफ जो हो चुका है। ओके, ये मैंने अमेरिका के कंटेक्स्ट में बताया। अब मैं इसको बताता हूँ इंडिया के कंटेक्स्ट में। इंडिया और पाकिस्तान ने कई सारे वार्स को लड़े हैं आफ्टर 1947। ठीक है, इंडिया का पाकिस्तान के साथ में या फिर पाकिस्तान का इंडिया के साथ में कह दीजिए, प्रीवियस हिस्ट्री या फिर प्रीवियस हिस्टोरिकल मेमोरी कह दीजिए या फिर जियोपॉलिटिकल मेमोरी कह दीजिए, ये रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान फ्रेंड्स नहीं है, वो एनिमीज हैं। और ये एक हार्ड रियलिटी की तरह जो लोग रहते हैं बॉर्डर के इस तरफ और उस तरफ, उनके दिमाग में पूरी तरह से इनग्रेन्ड हो चुका है कि ये जो है ये हमारे एनिमीज हैं। और ये होने का सिर्फ एक ही बेसिस है, उनका जो प्रीवियस वार जो वो लड़ चुके हैं दोनों साइड से, या फिर प्रीवियस हिस्ट्री जो इनका रहा है। ओके, ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों का जियोपॉलिटिकल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है और उनका कंडक्ट जो आज है वो प्रीवियस हिस्ट्री के बेसिस पे रहा है और शायद वो आगे भी ऐसा ही रहेगा। ओके, मैंने शायद वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं होता है, हिस्ट्री में ये देखा गया है। जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, आज एनिमी कल फ्रेंड्स बन सकते हैं, परसों फ्रेंड्स नरसों एनिमी बन सकते हैं, ऐसा बहुत देखा गया है, एग्जाम्पल बहुत है हिस्ट्री में। ओके, तो यही बात है। इसमें मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। बाय द वे, नाजी जर्मनी और सोवियत यूनियन के बीच में जो रिबेनट्रॉप मोलोटॉव ट्रीटी साइन हुआ था, जिसमें वो लोग एक दूसरे को फ्रेंड्स डिक्लेयर किए थे, बाद में वो एनिमी बन गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो फ्रेंड्स से एनिमी बनने के लिए कुछ टाइम नहीं लगा, कुछ महीनों में उनका जो है इक्वेशन, एल्गोरिथम, केमिस्ट्री टोटली एक सेकंड में वो बदल गया। ओके, तो कहने का मतलब यही है कि शायद ऐसे ही रहेगा बिकॉज इनके बीच में वार लड़े गए हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, बट इसमें मैं 3 एक्सेप्शन डालना चाहूँगा जो कि इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये 3 एक्सेप्शन इस 7th वाले पॉइंट को इनवैलिडेट कर सकते हैं। ओके, आपका पहला एग्जांपल है पीस सेटलमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज, या फिर आप इसको कह सकते हैं पीस ट्रीटी बिटवीन 2 कंट्रीज भी कह सकते हैं। ओके, पीस ट्रीटी भी कहा जा सकता है, पीस सेटलमेंट भी कह सकते हैं, जैसा सही लगे। इसमें एग्जांपल है यूएस पीस सेटलमेंट विथ जापान आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में अमेरिका और जापान के बीच में पीस ट्रीटी साइन हुआ। उसके बाद अमेरिका और जापान जो है वर्ल्ड वॉर लड़ने के बाद भी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ने के बाद भी वो फ्रेंड्स भी बने और एलाइज भी बन गए। ओके, तो ये है एक्सेप्शन नंबर 1। एक्सेप्शन नंबर 2 है सीज फायर। ओके, सीज फायर यानी कि जब 2 साइड एग्री करते हैं कि अब हम नहीं लड़ेंगे बेस्ड ऑन दिस एंड दिस टर्म्स एंड कंडीशन। ओके, वहाँ पे भी क्या होता है, वार जो है वो खत्म हो जाता है, वार का डी एंड हो जाता है। इसका एग्जांपल मैं देना चाहूँगा द कोरियन वार, जो कि 1952 में हुआ था, उस समय हुआ था।
कोरियन वार जब हुआ था, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ने मिल के एक सीज फायर डिक्लेयर किया था। ओके, एक डीएमजी वहाँ से उन्होंने ड्रॉ किया, डीमिलिटराइज्ड जोन, ठीक है। और उसके बाद वो एग्री किए कि सीज फायर के बाद वो लड़ेंगे नहीं, ठीक है। और इस बात पे ऑफिशियली उनका जो है वार खत्म हो गया, ठीक है। हालांकि मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जो पहला पॉइंट मैंने अभी दिया था ना, पीस ट्रीटी वाला, पीस ट्रीटी वो लोग साइन नहीं किए, बट सीज फायर वो लोग किए थे। ओके, सीज फायर करके उनके बीच में शांति आ गया और वहां पे वार जो है वो खत्म हो गया। ऑलराइट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पीस सेटलमेंट एंड सीज फायर, ठीक है ना। और वहां पे ऑफिशियली 38 पैरेलल को बनाया गया, जो कि 38 पैरेलल के नॉर्थ में नॉर्थ कोरिया, 38 पैरेलल के साउथ में साउथ कोरिया है। और उस लाइन को कहते हैं डीएमजी, डीमिलिटराइज्ड जोन। और यहाँ पे दोनों साइड के सोल्जर्स जो हैं 24 घंटे तैनात रहते हैं। ओके, जस्ट इन केस कभी किसी तरफ से कोई फायर कर दे तो कुछ हो जाए, इसी वजह से। तो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट, सीज फायर। प्रीवियस हिस्ट्री चाहे कुछ भी हो, सीज फायर की वजह से उनका जो है वार खत्म भी हो सकता है, मे बी वो फ्रेंड्स बन सकते हैं, मे बी वो एलाइज बन सकते हैं, यू नेवर नो। थर्ड पॉइंट है रिन्यूड रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ ए कॉमन गोल और कॉमन एनिमी। इसमें एक ही एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं अच्छा वाला, और वो है चाइनाज रिलेशनशिप विद द यूएसएसआर, या फिर चाइनाज रिलेशनशिप विद द सोवियत यूनियन वर्सेस चाइनाज रिलेशनशिप विद रशिया। ये एग्जाम्पल मैं वहां दे सकता हूं। जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि चाइना और सोवियत यूनियन के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं था उस समय, ठीक है। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बट सेम टाइप की कंट्रीज होने के बाद भी उनका रिलेशनशिप था नहीं। बट इसमें ये जो थर्ड एक्सेप्शन है, इसमें मैं कहना चाहूँगा पर्टिकुलरली 1990s के बाद, स्पेशली जब व्लादिमीर पुतिन पावर में आए, उसके बाद चाइना का जो रिलेशनशिप है रशिया के साथ में वो रिन्यू हो गया। ओके, उनके रिलेशनशिप में एक रीसेट हुआ और रिन्यू हो गया बिकॉज ऑफ ए कॉमन एनिमी। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा चाइना का कॉमन एनिमी, रशिया का कॉमन एनिमी अमेरिका। तो अमेरिका को वो एक कॉमन एनिमी देखते हुए उनके बीच में एक क्या कहते हैं रिन्यूड रिलेशनशिप जो है वो हो गया, और अभी उनका रिलेशनशिप जो है वो नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले कहा था ना, इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से नेक्स्ट लेवल हो सकता है, या फिर कल्चर की वजह से नेक्स्ट लेवल हो सकता है, उसी तरह से यहाँ पे भी चाइना और रशिया का रिलेशनशिप अब एक नेक्स्ट लेवल पे है, ठीक है। अब वो फ्रेंड्स भी बने, एलाइज भी बने, सिर्फ उनके बीच में एक डिफेंस पैक्ट का साइन होना बाकी है, जस्ट लाइक नेटो या वार्सो पैक्ट, ठीक है। तो इस तीसरे पॉइंट में अमेरिका और यूरोप, या फिर नेटो कह दीजिए, इसको एनिमी देखते हैं रशिया और चाइना, और इसकी वजह से उनका जो रिलेशनशिप है कंप्लीटली इंटीग्रेट कर गया, फॉरेन पॉलिसी कंप्लीटली चेंज कर गया, जियोपॉलिटिकल बिहेवियर कंप्लीटली ऑल्टर कर गया, ठीक है। और ऑल्टर होने के बाद अब जो कंडीशन में वो पहुंचे हैं, मुझे तो लगता नहीं कि ये रिवर्सिबल है, बट उनका रिलेशनशिप का इक्वेशन जो है कंप्लीटली चेंज हो गया। जो 30-35 साल पहले था और जो अब है, इसमें कंप्लीट हेल एंड हेवन का डिफरेंस है। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट, रिन्यूड रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ ए कॉमन गोल, या फिर कॉमन एनिमी भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा था 7th पॉइंट। सो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है इन जियोपॉलिटिक्स, इन एडिशन टू द मेन पॉइंट जो कि था ज्योग्राफी डिटरमाइंस द डेस्टिनी ऑफ ए नेशन। ओके, ज्योग्राफी इज डेस्टिनी, या फिर ज्योग्राफी बिकम्स द डेस्टिनी, या फिर ज्योग्राफी डिटरमाइंस द डेस्टिनी
ऑफ एनी नेशन। ओके, ये मेन पॉइंट था, है, रहेगा। इसके अलावा ये जो सारे पॉइंट्स मैंने दिए, ये बाकी का 50% बन जाता है। और इसी के साथ जियोपॉलिटिक्स का हमारा ये वीडियो जो है, इट हैज़ कम टू एन एंड। इसमें आप चाहे तो कुछ और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। इंटरप्रिटेशन का तो कोई एंड नहीं है, इंटरप्रिटेशन चाहे जितना भी चाहे हम उतना कर सकते हैं, इसका कोई एंड नहीं होता है। ओके, सो आई थिंक कि मैंने आपको काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन दिए रिगार्डिंग जियोपॉलिटिक्स, और थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी विथ सो मच पेशेंस। आई नो आपने मुझे काफ़ी समय दिया है इस वीडियो के लिए। इट इज़ अबाउट 1 hour एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। ओके, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इंट्रोडक्टरी वीडियो का ये एंड वीडियो ही था। इसके बाद कोई इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं आने वाला है। इसके बाद जो भी वीडियो आएगा ना, वो मेन टॉपिक जो करंट इश्यूज हो रहे हैं दुनिया में, उसको लेके आएगा, और वो भी काफ़ी अच्छे से रिसर्च होगा, और उसमें भी हम काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जैसे इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया, और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स अभी दुनिया में हैं, अभी चल रहे हैं राइट नाउ बाय द वे, उसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, जैसे कि आपका बस छोटा सा झलक ही दे देता हूँ। जैसे आपका ईरान और पाकिस्तान का इशू हुआ था जनवरी के महीने में 17-18 तारीख को, या फिर इजराइल का जो इशू चल रहा है ना पैलेस्टीन के साथ में, तो इस तरह के इशूज को लेके आगे वीडियोस आने वाले हैं, और कोई इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं आएगा। इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है ये आखिरी वाला था। ओके, जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो इट। सब्सक्राइब टू ऑल, सिर्फ सब्सक्राइब मत कर लेना, ऑल को भी क्लिक करना, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। और अगर आपको लगा कि आप इस वीडियो से कुछ भी जाने हैं, सो प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, व्हाटएवर जो आप इस्तेमाल करते हैं, सो दैट उन तक भी ये वीडियो पहुँचे, और उनको भी आप सजेस्ट करिए कि वो भी सब्सक्राइब करेंगे। ओके, मैंने काफ़ी हार्डवर्क किया है इसके लिए, एंड आई थिंक इट इज़ ए वैलिड रिक्वेस्ट कि मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो टेल अदर्स टू सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो डू शेयर माई वीडियो एज मच एज पॉसिबल, एंड आई विल डू माई बेस्ट टू मेक श्योर कि मैं आपके लिए ऐसे ही क्वालिटी वीडियोज़ लाता रहूँ, जिसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हो रिगार्डिंग डिफरेंट कंट्रीज, जियोपॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, once again thank you so much, and please subscribe Geopolitics Past and the Future. Okay, have a great day.